जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के द हिंदू सहित बाकी समाचार पत्रों के मुख्य एडिटोरियल की, और उनमें से महत्वपूर्ण एडिटोरियल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं और यहां उनकी पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पूरा एस्पेक्ट देखेंगे दोस्तों, बिटवीन द लाइंस देखेंगे टॉपिक्स का कि क्या है उनका इशू और किस तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करना है वो टॉपिक अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो अपना पहला टॉपिक है आज का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 2+2 डायलॉग दोस्तों हुआ है। तो आज इसकी पूरी बात जानेंगे, पूरी बात समझेंगे कि किस तरह का ये हमारा डायलॉग था और क्या क्या चीजें यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनलाइज हुई हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर न्यूज की बात करें क्यों है न्यूज में ये टॉपिक, तो अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये एक डायलॉग सेट किया है। न्यू दिल्ली में दोस्तों ये डायलॉग हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी दोस्तों शामिल हुए थे। पहली प्रकार का है अपने आप का दोस्तों, पहली प्रकार का ये 2+2 डायलॉग है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों यहां पर हो रहा है। लीडर्स वर्चुअल समिट दोस्तों जो 2021 में होने वाली है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट डायलॉग है और पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर भारत और ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी स्ट्रेटजी पर काफी सारी प्लानिंग की गई है दोनों ही देशों के बीच में। तो दोस्तों जानेंगे इस मुद्दे पर, पूरी बात हम लोग करेंगे आज के इस टॉपिक पे। अगर बात करें दोस्तों 2+2 डायलॉग ये होता क्या है, सबसे पहली बात देखते हैं कि 2+2 डायलॉग अगर है तो ये है क्या चीज। तो दोस्तों 2+2 का मतलब यही होता है कि हर देश के दो लीडर, जी हाँ किसी भी देश की बात करें तो अगर उनके बीच में 2+2 डायलॉग कोई होता है तो उसका मतलब यही होता है कि उन दोनों देशों के दो मिनिस्टर आपस में बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, तो वही दोस्तों 2+2 डायलॉग होता है। अगर हम जनरली बात करें दोस्तों तो भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ दोस्तों इस तरह के 2+2 डायलॉग किए हैं और भी दोस्तों कई सारे डायलॉग ऐसे करने वाला है भारत, ताकि भारत और विदेशों में या भारत और बाकी देशों में दोस्तों एक संबंध अच्छे बन जाएं और एक अच्छा सा भारत अपना एटमॉस्फेयर यहां पर क्रिएट करे। उसके लिए भारत दोस्तों ये शुरुआत कर चुका है और अभी हाल ही में हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों एक 2+2 डायलॉग किया। अगर बात करें दोस्तों इस डायलॉग की, तो यहां पर काफी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस पूरे डायलॉग में, इस पूरी मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, किन मुद्दों पर बातचीत की गई है, आइए एक बार निगाह डालते हैं उन चीजों पर कि किन बातों पर यहां पे डिस्कशन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस 2+2 डायलॉग में। अगर सबसे पहली बात करें तो दोस्तों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर कदम उठाए गए हैं। दोनों ही देशों ने यह समझा है कि दोनों ही देशों के विकास के लिए यहां पर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इन दोनों लोगों ने जो क्वाड्रिलेटरल डिस्कशन है उसको भी दोस्तों नए आयाम तक पहुंचाने का यहां पर काम किया है, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन की बात करी जाए तो हम लोग को सबको मालूम होगा क्वाड, हम सभी ने यहां पर क्वाड की बात दोस्तों की है। क्वाड जो संस्था है, यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें दोस्तों 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस नेशन को, इस क्वाड ग्रुप को दोस्तों इसमें प्रमुखता से यहां पर इस पर डिस्कशन किया गया ताकि दोनों ही देश, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड को प्रयोग कर पाए एक वैश्विक मंच की तरह, जहां पर दोनों ही देशों को दोस्तों फायदा हो पाए और एशिया पैसिफिक रीजन को दोस्तों हम लोग और विकसित कर पाए। अगर बात करें दोस्तों और की, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की यहां पर बात हुई है। इस पूरी डील में दोस्तों हमने नेविगेशन के बारे में काफी बातचीत की है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे वो इंडिया पैसिफिक की बात हो या फिर वो पैसिफिक ओशन की बात हो। किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे को नेविगेशन करने में, जांच करने में और एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं, इस पर भी दोस्तों यहां पर बात की गई। और दोनों ही देश एक दूसरे को कितना फ्रीडम दे सकते हैं इस नेविगेशन में दोस्तों, इस पर पूरी यहां पर चर्चा की गई है। जिस तरीके से बाकी देश, खासतौर पर अगर चाइना की बात करें तो जिस तरीके से चाइना अपना रिक्लेम करता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है, वो अपने मैरीटाइम इंफ्लुएंस को बढ़ा रहा है, तो उसको देखते हुए दोस्तों नेविगेशन के लिए इन दोनों देशों के बीच में ये डायलॉग दोस्तों बहुत ही खास मायने रखने वाला है। अगर बात करें दोस्तों यहां पर आगे, तो आगे इस डायलॉग में दोस्तों और भी कई बातें हुई हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बात है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह इस समय है, वो है स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिलेशन। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में किस तरह का बायलैटरल रिलेशन होता है डिफेंस को लेकर, किस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं ये दोनों देश अपनी अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को लेकर और अपनी अपनी शक्तियों को लेकर, इस पर दोस्तों पूरी दुनिया की इस समय निगाहें बनी हुई है। और इसी बीच दोस्तों इस डायलॉग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इनवाइट किया है, जी हां भारत को इन्वाइट किया है तिलिस्मान सैबरे एक्सरसाइज के लिए,
जो कि दोस्तों एक दोनों ही देशों के बीच में एक संबंध को बढ़ाएगा, एक्सप्लोर करेगा, वो लॉन्गर टर्म का रेसिप्रोकल अरेंजमेंट को भी दोस्तों करेगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां पर दोस्तों दोनों ही देश एक दूसरे को देने को तैयार हुए हैं, तो इस तरह के डिफेंस रिलेशन भी दोस्तों इन दोनों के बीच में अब बनने वाले हैं। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से भी काफी डिफेंस एक्सरसाइज होती रहती है, पहले से भी हमारे जो सुरक्षा जो सहयोग है, सुरक्षा संबंध जो है वो काफी अच्छे स्तर पर है, लेकिन उनको और भी अच्छे स्तर पर अब डेवलप किया जाना है। साथ में बात करें दोस्तों तो मुख्य जो फोकस रहा है वो है इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन पर। जी हां दोस्तों, ये डायग्राम में आपको पीछे दिख रहा होगा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है हमारा, जो इंडो पैसिफिक का हमारा इलाका है, इस पूरे इलाके को किस तरीके से फ्री किया जाए, किस तरीके से ओपन किया जाए, किस तरीके से प्रोस्पेरस को बनाया जाए, या किस तरीके से दोस्तों यहां पर अपना सहयोग, अपना कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इस विषय पर दोस्तों दोनों ही देशों ने काफी लंबी चर्चा की है और काफी अच्छी चर्चा दोस्तों यहां पर की है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस इंडो पैसिफिक रीजन के लिए यहां पर दोस्तों यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है, उस पर भी दोस्तों यहां पर बातचीत की गई है और उसको भी फॉलो करने का दोनों ही देशों ने यहां पर मन बनाया है दोस्तों। बात करें आगे तो कोऑपरेशन की बात की गई है कोविड 19 पर। जैसा कि हम जानते हैं कोविड 19 पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व में यहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है, काफी नुकसान हुआ है और काफी लोगों ने, काफी देशों ने इस पर काम किया भी है। भारत ने बहुत तेजी से काम किया है, जिसका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर प्रशंसा भी किया। जिस तरीके से भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से 1 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन भारत में प्रतिदिन लगाई जा रही है पिछले कुछ हफ्तों से देखा जाए, और अगर कल की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कल तो 2 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन दोस्तों एक दिन के अंतर्गत लगाई गई हैं। तो इस पूरे अभियान का ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत समर्थन किया और बाकी देशों ने भी इसका बहुत प्रशंसा की है। उसी को देखते हुए दोस्तों यहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड को बनाने का फैसला किया गया। जी हां, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड है, इसको दोस्तों आगे काम पे लाने का फैसला किया गया है, इसको और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया गया है, ताकि ऐसी परिस्थिति अगर भविष्य में आए तो उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में रिसर्च कर सकें, साथ में उसको शोध पर ले आ सकें। साथ में दोस्तों क्वाड फ्रेमवर्क की यहां पर बात की गई है, ताकि हाई क्वालिटी जो वैक्सीन हैं उनको इन देशों में, खासतौर पर इंडो पैसिफिक देशों में दोस्तों ट्रांसफर किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इस पर भी दोस्तों काफी खुलकर चर्चा दोनों ही देशों के बीच में हुई है। आगे बात करें तो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स पर दोस्तों बात होना लाजमी है, क्योंकि आज की दुनिया की बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। बाकी सभी देश दोस्तों पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी पर ही डेवलप होते हैं, तो हर देश चाहता है कि इस समय उनके इकोनॉमिक जो संबंध है वो किसी भी देश से खराब ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों इकोनॉमिक संबंध खराब होने से ही होता है। तो यहां पर भी दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और उसको फाइनलाइज कर दिया है, ताकि दोनों ही देश एक दूसरे की सहायता दोस्तों कर पाए। इसके पहले ही बात करें दोस्तों, दोनों ही कंट्रियां जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर पहले से ही काम कर चुकी हैं। इंडियन फर्म्स बहुत सारी हैं जो दोस्तों इस तरह के काम करती हैं और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनियां और बहुत सारी इंडियन कंपनियां दोस्तों फायदा उठाती हैं टैक्सेस में छूट का, जिससे दोनों ही देशों के बीच में दोस्तों व्यापार बढ़ता है। अगर बात करें दोस्तों करंट मुद्दे की, तो दोस्तों अफगानिस्तान का मुद्दा इस समय बहुत जोर शोर चल रहा है और हर देश का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अफगानिस्तान के मुद्दे पर, यह हर देश जानना चाहता है। कुछ देशों ने समर्थन भी किया है, कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया है। तो वहां पर दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक अच्छा खासा डिस्कशन अफगानिस्तान पर किया गया। अफगानिस्तान पर अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बताया, अपने विचारों को रखा और यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 के तहत दोस्तों सभी जगह भारत ने अपनी बात को रखा है। हालांकि पिछले दिनों जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, वहां पर मोदी साहब ने भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि भारत का तालिबान का कोई समर्थन भारत नहीं करने वाला है, तालिबान को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन दोस्तों भारत नहीं देने वाला है। यह मोदी साहब ने अभी पिछली एससीओ मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया है स्पष्ट शब्दों में कि भारत किसी भी प्रकार से तालिबान समर्थक नहीं रहा है और ना ही दोस्तों भारत अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए, दूरगामी फायदे को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में तालिबान की घटनाओं का दोस्तों समर्थन करेगा। ऐसा कुछ भी भारत नहीं करने वाला है, यह मोदी साहब ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि इस विषय पर भी ऑस्ट्रेलिया भारत के लगभग समर्थन में रहा, भारत के साथ ही बिल्कुल सेम अप्रोच पर, सेम लाइन पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने विचार यहां पर रखे हैं दोस्तों। तो काफी अच्छा डिस्कशन और काफी महत्वपूर्ण डिस्कशन दोस्तों दोनों देशों के बीच में हुआ।
अगर बात करें दोस्तों आगे, तो इस मीटिंग के अब क्या निहितार्थ निकल के आने वाले हैं। जो 2+2 डायलॉग हुआ है, इसमें कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा दोनों ही देशों के मंत्रियों ने की है। दोनों ही देशों के अधिकारियों ने कई स्तरों पर और कई लंबी बातचीत को यहां पर किया है। अब दुनिया की नजरें इस पर हैं कि इस 2+2 डायलॉग के क्या निहितार्थ निकल के आने वाले हैं, क्या इसका आउटकम निकल के आने वाला है। उस पर अगर एक बार चर्चा करें दोस्तों, तो बहुत ही विस्तृत यहां पर प्लान निकल के आने वाला है। जिस प्रकार की चर्चाएं दोनों देशों के बीच में हुई है, उसको देखकर लगता है कि एक विस्तृत प्लान निकल के आने वाला है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अगले आयामों तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको दोस्तों देखते हुए ये देखा जा रहा है कि ये 2+2 डायलॉग भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही बहुत ही पीसफुल कमिटमेंट लेके आएगा, स्टेबल यहां पर प्रॉस्पेरस स्टेटमेंट लेके आएगा, जो दोनों ही देशों के हर एक क्षेत्र में दोस्तों फायदा करने वाला है। जो दोनों देशों के बीच में दोस्तों वार्ता हुई है, चर्चा हुई है, उसमें सभी इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात की गई है, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज पर हमने चर्चा की है, की टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर पर हमने चर्चा की है, और डिफेंस कोलैबोरेशन पर भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। सप्लाई चेन को किस तरीके से मजबूत किया जाए दोनों देशों के बीच में, तो काफी विस्तृत चर्चा यहां पर की है और इसके दोस्तों काफी विस्तृत परिणाम यहां पर देखने को हम सभी को दोस्तों मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध ऐसा नहीं है कि अभी से जुड़े हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से भी आपस में जुड़े हुए रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से भी काफी मधुर संबंध और काफी प्रगाढ़ संबंध दोस्तों रहे हैं। उनकी भी एक बार झलक देख लेते हैं। तो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की बात की जाए, तो जिस तरीके से साउथ चाइना सी में दोस्तों चाइना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही भारत के साथ यहां पर रहा है। हालांकि पहले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का रुख थोड़ा चाइना की ओर था, लेकिन अब दोस्तों भारत का तरफ ऑस्ट्रेलिया का रुख यहां पर हो चुका है। इसीलिए दोस्तों भारत ने भी क्वाड में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया। जी हां, जो क्वाड संगठन है उसमें भी दोस्तों भारत को ऑस्ट्रेलिया का साथ मिला। यहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका दोस्तों पैसिफिक रीजन में भारत के साथ यहां बने हुए हैं। तो एक अच्छा संबंध यहां पर दोस्तों दोनों देशों के बीच में रहा है। अगर बात करें डिफेंस रिलेशन की, तो आगे आने वाले समय में भारत निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने वाला है और उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया भी भारत का डिफेंस पार्टनर बनने वाला है। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मधुर संबंध ऑस इंडेक्स के रूप में हमें देखने को मिले। भारत और इंडिया दोनों, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सेनाएं दोस्तों ऑस इंडेक्स के रूप में या फिर एक्स पिच ब्लैक के रूप में या फिर मालाबार एक्सरसाइज के रूप में साथ में रही है, साथ में अभ्यास किया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में दोस्तों साइन हुआ है। तो काफी अच्छे संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से ही है दोस्तों, जिनको आगे और प्रगाढ़ करने की अब जरूरत है। अगर बात करें मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की दोस्तों, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया कई सारे संगठन में साथ में काम कर रहे हैं, साथ में हैं, जिसमें एक नाम तो मैंने आपको बताया क्वाड है। दूसरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, वहां भी दोस्तों दोस्त में आसियान रीजनल फोरम की बात करें या फिर ईस्ट एशिया समिट की बात करें, तो ऐसे कई जगहों पर दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में काम करते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का सपोर्ट दोस्तों यहां पर करने वाले हैं। इन चीजों पर दोस्तों पहले से ही भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रगाढ़ रहे हैं, पहले से काम रहा है और आगे इन चीजों पर दोस्तों और भी अच्छा समर्थन भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों मिलने वाला है। अगर बात करें दोस्तों, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, वहां पर भी दोस्तों पूरा सपोर्ट भारत की मेंबरशिप को ऑस्ट्रेलिया को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया का भारत को मिलता है। तो काफी अच्छे संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से ही दोस्तों रहे हैं, जिनका नतीजा हमें आगे देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों, बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए हैं। अगर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें दोस्तों, तो ये एग्रीमेंट भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सितंबर 2014 में हुआ था, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लेस रखता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हमारे बीच में हो चुकी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारे बीच में हो चुकी है और इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन का भी आयोजन दोस्तों भारत ने किया था अभी हाल ही में 2020 में। तो काफी अच्छे संबंध यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के देखने को दोस्तों मिले हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी आगे और भी अच्छे संबंधों को देखना जाना बाकी है, जिसके लिए 2+2 डायलॉग यहां पर दोस्तों किया गया था। बात करें दोस्तों कंक्लूजन की, तो आगे की राह के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो दोस्तों काफी हद तक ज्यादा है और दोनों ही देश दोस्तों इस दोनों चीजों का प्रयोग एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के विकास के लिए कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है एशिया का और इकोनॉमिक्स का, तो वो दोस्तों काफी हद तक हम दोनों के संबंधों को आगे ले जाने में माहिर होगा, क्योंकि हम दोनों को ही दोस्तों एक दूसरे की जरूरत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही अलग अलग प्रोस्पेक्ट में एक
दूसरे की यहां पर जरूरत होगी। तो ये दोस्तों हमारी जो 2+2 मीटिंग है, ये काफी हद तक आगे आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा निपाह एमिडिस अपेंडिक। यानी हमने अभी देखा था दोस्तों निपाह वायरस जो हमारा केरला में आया था, इससे पहले मलेशिया में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद दोस्तों यहां पर केरला में, भारत में भी इसके प्रकोप देखे गए। तो अभी हाल ही में दोस्तों निपाह वायरस न्यूज में है। बात करते हैं इस पूरे टॉपिक की आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों अगर बात करें क्यों है ये न्यूज में, तो अभी दोस्तों हम देखें तो केरला में काफी इंफेक्शंस निपाह वायरस का देखने को मिला है। वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कोझिकोड, वहां पर दोस्तों यहां पर बहुत सारे जो केसेस हैं वहां पर देखने को मिले हैं। मई जून 2018 में सबसे पहली बार यहां पर केसेस देखने को मिले थे निपाह वायरस के, और अभी उसी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 18 कंफर्म केसेस दोस्तों मिल गए हैं दोबारा से निपाह वायरस के, जिनमें से 17 को दोस्तों लेबोरेटरी कंफर्म्ड भी कर दिया गया है। यानी बहुत ही एक विशाल समस्या दोबारा से दोस्तों हमारे सामने आ रही है। जिस प्रकार की घटनाएं दोस्तों कोरोना काल में हुई हैं और उसी समय एक नया वायरस यहां पे आ जाना दोस्तों वाकई में चिंता का विषय दोस्तों यहां पर एक बनने वाला है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे पूरी। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि क्या है आज की न्यूज और क्यों है न्यूज में दोस्तों। तो मैंने आपको बताया बहुत ही हाई डेथ रेट दोस्तों इस बार देखने को मिला है हमारे इस निपाह वायरस के द्वारा केरल में। अगर हम बात करें तो जो स्टेट हेल्थ केयर है दोस्तों वो पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हुए इस चीज को दोस्तों 2020 में किस तरीके से हमने पेंडेमिक को झेल रहे हैं, उसके बीच में कहीं निपाह वायरस अब दोबारा से यहां पर हावी ना हो जाए, उसके लिए दोस्तों केरला में बहुत ही हद तक बहुत ही अच्छे लेवल पर दोस्तों यहां पर काम चल रहा है। और यहां पर तो दोस्तों दूसरे काम यहां पर निकल के आए हैं, दूसरे जो यहां पर केसेस निकल के आए हैं, इस वजह से दोस्तों निपाह वायरस दोबारा न्यूज में यहां पर दोस्तों आ चुका है। बात करें अगर दोस्तों निपाह वायरस की, तो निपाह वायरस के साथ साथ बात करें दोस्तों तो बहुत सारे जीका वायरस के केसेस भी जुलाई में दोस्तों आउटब्रेक हुए थे। 63 इनकी संख्या थी। 63 केसेस दोस्तों केरला में निकल के आए थे जुलाई में, जिसमें दोस्तों तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहां पर भी दोस्तों काफी केस निकल के आए थे। यहां पर दोस्तों एक खतरा बना हुआ था कि किस तरह से निपाह वायरस का इंफेक्शन जो है वो कहीं बाकी जगहों पे ना फैल जाए, इसीलिए दोस्तों वहां पे कई सारे प्रिवेंटिव दोस्तों इश्यूज वहां पे किए गए, प्रिवेंटिव स्टेप वहां पे लिए गए ताकि निपाह वायरस के दोस्तों इंफेक्शन को आगे जाने से रोका जाए और किसी भी तरीके से कोरोना की तरह से पेंडेमिक बनने से दोस्तों रोका जाए। अगर बात करें दोस्तों कि निपाह वायरस होता क्या है, तो निपाह वायरस की एक सिंपल सी बात आप समझिए कि निपाह वायरस होता क्या है। निपाह वायरस एक प्रकार का जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस की बात करें तो दोस्तों ऐसा वायरस इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी जो भी वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, ऐसे हर एक वायरस को हम लोग जूनोटिक वायरस के रूप में दोस्तों देखते हैं। अगर वायरस की बात करें, निपाह वायरस की बात करें, तो वायरस मे बी स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन द इंडिविजुअल। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो ये जूनोटिक वायरस है ये जानवरों से पहले फलों में जाएं और फलों से फिर हमारे शरीरों में यानी मानव शरीरों में दोस्तों आ जाएं। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। तो निपाह वायरस एक प्रकार का जूनोटिक वायरस ही दोस्तों है। अगर निपाह वायरस की बात करें तो निपाह वायरस जो है दोस्तों ये मुख्यतः जो कॉज होता है वो आरएनए वायरस से बिलोंग करता है। यानी एक प्रकार का ये आरएनए वायरस है टू द फैमिली ऑफ पैरामैक्सिलोरी जीनियस हेनिपेविरिस। यानी इस फैमिली का वायरस की इस फैमिली का दोस्तों ये वायरस है जो कि निपाह वायरस है, एक प्रकार का आरएनए वायरस है दोस्तों जो हेंड्रा वायरस से क्लोजली लिंक्ड होता है। यानी जो हेंड्रा वायरस है इनसे कुछ मिलते जुलते फैमिली से रिलेटेड है ये निपाह वायरस। तो ये दोस्तों अभी देखने में आए हैं। 1994 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हेंड्रा वायरस को दोस्तों ढूंढा गया था, पाया गया था। इसको पहली बार 1994 में ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों देखा गया था। अगर बात करें दोस्तों तो फूड बैट जो होती हैं, जो फलों खाने वाली या फलों के पेड़ों पर लगने वाली जो फ्लाइंग फॉक्स होती हैं यानी उड़ने वाली जो चमगादड़ होती हैं, ये मुख्यतः दोस्तों जो एचईवी है और एनआईवी है यानी जो हेंड्रा वायरस है और निपाह वायरस है, इसको कैरी करने वाली दोस्तों मुख्यतः यही फ्लाइंग फॉक्स होती हैं, जो कि फ्रूट बैट्स के नाम से जानी जाती हैं। फ्लाइंग फॉक्स भी इनको जाना जाता है। यही दोस्तों इन्फेक्टेड होती हैं, पोटेंशियली ट्रांसमिट भी दोस्तों यही करती हैं बाकी स्पीसीज को। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गोट्स हैं या फिर हॉर्स हैं, शीप हैं दोस्तों, ये सब भी दोस्तों ऐसे एनिमल हैं जो कि इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं।
बात करें अगर ह्यूमंस की दोस्तों, तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी दोस्तों इफेक्टेड होते हैं, और इन्हीं जानवरों के संपर्क में आने से या इनके संपर्क में आए हुए फलों के संपर्क में आने से दोस्तों मनुष्यों में ये आता है। और दोस्तों फ्लूइड्स जो होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है सच एज स्लाइव और यूरिन, उसके माध्यम से ही दोस्तों ह्यूमन बॉडी में ये वायरस आ जाता है। मनुष्य चाहे इन जानवरों के सीधे संपर्क में आए जो इन्फेक्टेड जानवर हैं, या फिर दोस्तों सीधे जो इन्फेक्टेड जानवरों के संबंध में फल या सब्जी हैं उनके संपर्क में आ जाए, तो ऐसे संपर्क से दोस्तों भारत में और मनुष्यों में दोस्तों ये वायरस पहुंच जाता है। मेनली जो होता है वो फ्लूइड्स के माध्यम से पहुंचता है, मैंने आपको बताया यूरिन के माध्यम से या सलाइवा के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे ये एनिमल से ह्यूमन में दोस्तों पहुंच जाता है, और इस प्रकार ह्यूमन जो है यहाँ पर दोस्तों इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहां पर कि निपाह वायरस जो है, क्या ये इस एक तरह का ब्रॉडर थ्रेट है, क्या ये बहुत बड़ा थ्रेट यहां पर बनने वाला है? अगर इसकी बात करें कि किस तरीके से जो निपाह वायरस है ये बड़ा खतरा दोस्तों बनता हुआ जा रहा है, उसकी अगर बात करें तो कुछ आंकड़ों पे हमें निगाह डालनी पड़ेगी। दोस्तों बात करें निपाह वायरस की, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलेशिया में सबसे पहले जो था, मलेशिया में 1999 में इसको डिस्कवर किया गया था। 1999 में सबसे पहली बार दोस्तों पाया गया था, और उसके बाद से देखें तो देयर हैव बीन मल्टीपल आउटब्रेक्स, ऑल ऑफ देम इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मलेशिया के बाद दोस्तों लगातार बहुत बड़े बड़े इसके घटनाएं जो है, बहुत बड़े बड़े केस जो है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में दोस्तों मिलना शुरू हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें 260 से भी ज्यादा पीपल जो है वो मारे भी जा चुके हैं इस निपाह वायरस की वजह से दोस्तों। तो काफी हद तक एक खतरे वाली बात बन सकती है अगर ये हमारे हाथ से निकल गया, या अगर इस पर कंट्रोल दोस्तों हमारा खत्म हो गया। 2004 की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश में भी यहां पर कई सारे केसेस को ट्रैक किया गया था, कई सारे केस को ट्रेस किया गया था जो ह्यूमंस में दोस्तों पाए गए थे निपाह वायरस के बाद। और ये सभी जो दोस्तों केसेस थे ये सभी फ्रूट बैट्स के माध्यम से ही फैले थे, ऐसा भी दोस्तों देखा गया। अगर यहां भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले बात करें दोस्तों तो केरला में 2018 में इसके केसेस देखे गए थे, और उसके बाद दोस्तों फूड बैट्स दोस्तों वहां पर देखे गए थे। उनके बाद भी दोस्तों वहां पर केसेस बढ़ते रहे, वहां का जो पानी था या वहां पर जो और भी दोस्तों चीजें थी उनसे ये वायरस केरला में फैला, और काफी केसेस वहां पे केरला में देखे गए थे। निपाह की बात करें दोस्तों तो इसको लेस कंटेजियस माना जाता है देन द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के कंपैरिजन में ये उतना खतरनाक नहीं माना जाता, बट इट्स मच हायर मोर्टेलिटी रेट, अ लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप टू 45 डेज। यानी कोरोना वायरस से भले से लेस कंटेजियस है, बट दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है, 40 से 45 दिन का दोस्तों यहां पर टाइम ये लेता है सही होने में। एंड इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट अ मच वाइडर वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑल मेक निपाह अ कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न। यानी जिस तरीके से कोरोना वायरस दोस्तों एक लिमिटेड प्रकार के जानवरों में ही होता है, बट निपाह वायरस एक बहुत बड़ी वैरायटी के जानवरों में दोस्तों फैल सकता है, और उन जानवरों के संपर्क में आने से ये बहुत हद तक मनुष्यों में भी दोस्तों फैलता जाता है, और काफी बड़ी समस्या दोस्तों यहां पर बन सकता है। बात करें अगर दोस्तों आउटब्रेक की, तो जितना आउटब्रेक दोस्तों देखा गया उसमें एक्सोटिक वायरस दोस्तों यहां पर प्रेजेंट थे, बट आर नॉट फॉरेन टू इंडिया। ग्लांस वीकली रिपोर्ट्स कंपाइल्ड बाय द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम shows the diversity of viral or the bacterial outbreak that flushed by with barely a mention unless they threaten India's metropolis outbreak of the dengue, NH1N1, chikungunya or malaria or something do। यानी दोस्तों जो भारत में केसेस देखे गए हैं तो उसको दोस्तों जब ट्रेस किया गया, उसको देखा गया, तो बाकी रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमारा इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम है उसने बताया कि जो भी हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं वो दोस्तों बाकी की तरह जैसे H1N1 है या डेंगू है या मलेरिया है या बाकी जो हमारे रोग हैं उनके थ्रू ही दोस्तों उनके जैसा यहाँ पर हमें थ्रेट देने वाला है, यहाँ पर एक डर बिठाने वाला है, यहाँ पर खतरा बनने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर हमें कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी। जो स्टेट्स हेल्थ पब्लिक हेल्थ सिस्टम है दोस्तों उन्होंने पहले भी कई बार इस पर काम किया है। उन्होंने पहली बार कई बार क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर की बात की है, और एप्रिसिएशन भी हुआ है उस पर काफी काम दोस्तों चला है। लेकिन अब दोस्तों यहां पर हमें एस्टैब्लिश करना है एबिलिटी को, ताकि ये निपाह वायरस जो है ये आगे हमारे कॉन्टेक्ट में ना आ पाए और आगे ये भयावह रूप दोस्तों ना ले पाए। इस पर हमें काम करना होगा, इसको रोकने के लिए दोस्तों आगे हमें काम यहां पर करना होगा। अगर बात करें दोस्तों कि केरला ने किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया था निपाह वायरस से पिछली बार, उसको देखते हुए आगे क्या हमारे सामने चुनौतियां रहने वाली हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की 2018 की, तो दोस्तों उसके पास कोई भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की बीमारियों को हैंडल करने का, इस तरह की हाई फर्टिलिटी रेट को हैंडल करने का उसके पास कोई एक्सपीरियंस दोस्तों नहीं था।
अगर हम यहीं पर बात करें तो हमने इबोला वायरस के जो डिजीज था, जो इबोला डिजीज था, उसी के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दोस्तों, वही प्रोटोकॉल हमने यहां पर यूज करने का प्रयास किया ताकि दोस्तों यहां से हम लोग इससे बच पाए और ज्यादा मुख्यतः जो है ये वायरस जो है वो ज्यादा नुकसान हमें ना पहुंचा पाए। इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों जो स्टेट है, जो राज्य है यानी केरल राज्य है, उसने दोस्तों ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिसमें दोस्तों जो इन्फेक्टेड पर्संस थे उनको दोस्तों 21 डेज के लिए हमने क्या किया, आइसोलेशन में रख दिया ताकि 21 दिन का आइसोलेशन उनके अंदर के वायरस को वहां पर खत्म कर सके ताकि हम लोग बाकी लोगों को उनसे होने वाले खतरे से बचा सकें। इसके अलावा दोस्तों जो कांटेक्ट हमने किया, चाहे हमने किसी भी कांटेक्ट को ट्रेस किया हो, ट्रेस करने के बाद दोस्तों उसको रूट मैप में हमने कन्वर्ट किया, प्रिपेयर किया हमने खुद को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंडरी कांटेक्ट को ताकि वो ना हो पाए। इस तरह की घटनाएं हमने यहाँ पे की है। हमारी केरला सरकार ने मेनली जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो यही अपनाई है कि पहले जो वायरस से इंफेक्टेड हो चुके हैं उनको ढूंढो, उनको आइसोलेट करो और उनसे दूसरे लोग कांटेक्ट में ना आ पाए, इस बात का प्रबंध करो ताकि दोस्तों ये बीमारी जो है वो आगे ना फैल पाए। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस की हैं। कई सारे लोगों को इस काम पे लगाया ताकि वो हैंडल कर सके बॉडीज को, जो कि दोस्तों निपाह वायरस से जिनकी मौत हुई थी, ऐसी बॉडीज को हैंडल करने के लिए भी हमें काफी कुछ यहां पर करना पड़ा ताकि जो बॉडी को हैंडल कर रहे हैं वो लोग दोस्तों इंफेक्टेड ना हो जाए। इस पर भी दोस्तों हमने पूरा काम किया, पूरी हमें जिम्मेदारी वहां पर लेनी पड़ी। तो काफी परेशानियां दोस्तों यहां पर निपाह वायरस के उन्मूलन में यहां पे लगानी पड़ी दोस्तों। हमने काफी हद तक कंट्रोल उसको किया है, बट दोस्तों अभी दोबारा से केस मिलना शुरू हुए तो हमारे यहां पर खतरा दोस्तों बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से हमें दोबारा इसको रोकना है, किस तरीके से कोरोना के बीच में हमें निपाह वायरस से दोस्तों यहां पर निपटना है। तो उसकी बात भी दोस्तों अब करेंगे आगे, किस तरीके से हमारी प्लानिंग यहां पर चल रही है। दोस्तों अगर बात करें कोविड-19 पेंडेमिक की तो दोस्तों यहां पर कुछ खतरे बढ़ रहे हैं कोविड-19 के साथ साथ निपाह वायरस के केस मिलने की वजह से, तो सरकार को यहां पर थोड़ा अलर्ट और भी होना होगा। अब दोस्तों अगर बात करें व्हाट आर द एफर्ट्स एट द ब्रॉडर लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी जितनी भी समस्या हमने देखी वो तो हैं, अब इनको निपटाने के लिए, इनसे निपटने के लिए हमारे क्या क्या एफर्ट हो सकते हैं उस पर दोस्तों हम लोग यहां पर चर्चा एक बार कर लेते हैं कि किस तरह के कदम हमें यहां पर उठाने चाहिए। सबसे पहले इंक्रीजिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन इन द रीजन नोन टू बी इन्फेक्टेड विद एनआईवी, यानी जिस जिस इलाके में निपाह वायरस फैल चुका है वहां पर दोस्तों जो मॉनिटरिंग हमारी प्रोसेस है उसको बढ़ाना होगा ताकि हम वहां पे जानवरों और इंसानों को अधिक मॉनिटर कर पाए। अधिक मॉनिटर करेंगे तो अधिक केसेस हमारी पकड़ में आएंगे और वहां पर हम प्रिवेंशन दोस्तों कर सकते हैं। तो उस रीजन में जहां पे निपाह वायरस है वहां पे मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ाने और उसको मजबूत करने की दोस्तों जरूरत है। दूसरा जो स्टडी है उसको दोस्तों एक्सपेंड करने की जरूरत है, जितना नॉलेज, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम दोस्तों उनके जो हैबिट्स हैं या उनके जो हैबिटेट हैं, उनके ट्रांसमिट करने के तरीके हैं उसको दोस्तों समझ पाए और वहां पर उनको रोक पाए। जिस तरह के जानवर हमारे बॉडीज में, ह्यूमंस बॉडीज में निपाह वायरस को फैला रहे हैं, तो उन जानवरों के हैबिटेट, उनके रहन सहन और उनके ट्रांसमिट करने के तरीकों को हम पहचान लेंगे तो दोस्तों काफी हद तक हम उस पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें नई तकनीक का इस्तेमाल यहां पे करना ही होगा, नई टेक्निक्स को लाना ही होगा जिससे हम लोग दोस्तों वायरल ट्रांसमिशन को रोक सके। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने मेथड्स को एनहांस करना होगा फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द वायरस, यानी ऐसा ना हो कि हम बहुत लेट हो जाएं वायरस को डिटेक्ट करने में, हमें उसमें भी दोस्तों यहां पर जल्दी लानी होगी ताकि हम जल्दी से इस बात को कर पाए। अपने जो प्रोसीजर हैं उनको दोस्तों मजबूत करना होगा, चाहे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें उनको रेगुलर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स में दोस्तों हमें बदलना होगा ताकि हमारे पास एक रेगुलर फिनोमेना हो, हमारे पास एक रेगुलर सिस्टम हो, अरेंजमेंट हो ताकि हम किसी भी समस्या से किसी भी समय दोस्तों निपटने में माहिर हो और हमें इस पर दोस्तों तेजी से काम करना ही होगा। अगर बात करें दोस्तों तो नॉलेज जो है उसको हमें बढ़ाना होगा। जो हमारे निपाह वायरस के सिम्टम्स होते हैं, जनरली लोगों को वो सिम्टम्स पता ही नहीं होते हैं, इसलिए उनको समझ में आ ही नहीं पाता कि वो निपाह वायरस से इंफेक्टेड हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, या उन्हें अपनी जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो सिम्टम्स पर जो हमारी नॉलेज है उसको भी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज करना होगा ताकि दोस्तों हम यहाँ पर अच्छा काम कर पाए। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों फूड बैड कंटामिनेटेड गुड्स हैं उनके कांटेक्ट पर दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ा सा बैन लगाना होगा। कांटेक्ट विद पिग्स और अदर एनिमल, जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो पिग्स या बाकी एनिमल्स के कांटेक्ट में रहते हैं उन पर दोस्तों हमें निगाह रखनी पड़ेगी, उनको हमें समझाना होगा कि किस तरीके से आप बचें और किस तरीके से अपने आप को जाने। इसके अलावा दोस्तों जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है वहां पर जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको दोस्तों हमें देखना होगा, उनकी भी सुरक्षा की बात दोस्तों यहां पर करनी होगी।
अगर दोस्तों इस पूरी समस्या की बात करें तो काफी हद तक हम ये देख पा रहे हैं कि निपाह वायरस एक वाकई में खतरे वाली घटना बन सकता है अगर हमारी सरकार ने तेजी से उस पर काम नहीं किया तो। अगर निपाह वायरस के केसेस यहां पे बढ़ते गए तो कोरोना के साथ साथ निपाह को हैंडल करना ये वाकई में समस्या बन सकती है। तो इस मामले में दोस्तों WHO ने भी यही कहा है कि रिस्क तो है इसका इंटरनेशनल ट्रांसमिशन का, पूरी दुनिया में इसके फैलाव का दोस्तों रिस्क है। और इसीलिए दोस्तों हमें जो फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स प्रोडक्ट्स हैं उनको दोस्तों हमें यहां पर थोड़ा सा अभी रोक लगाने की या उन पर थोड़े से प्रतिबंध लगाने की या उस पर दोस्तों एक गाइडलाइन बनाने की हमें पूरी जरूरत है, ताकि जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं या इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स हैं उनको दोस्तों रोका जाए, ताकि पूरी दुनिया में इसका कंजप्शन या इसका प्रोडक्शन या फिर इसका ट्रांसमिशन दोस्तों ना हो पाए। तो ये दोस्तों यहां पर ध्यान रखना होगा जो WHO ने हमसे कहा है। समस्या थोड़ी बड़ी है, भारत के लिए भी समस्या बड़ी है, क्योंकि भारत ने, केरला ने पहले भी ऐसे केसेस को दोस्तों यहां पे हैंडल किया है, बट अभी दोस्तों हमें इतना तगड़ा फ्रेमवर्क नहीं मिल पाया है जिससे हम लोग आगे काम करें। तो पहले जरूरत है कि हम अपना फ्रेमवर्क यहां पर बनाएं और उसके बाद दोस्तों हम इसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो वैक्सीनेशन जो है, उस वैक्सीनेशन को भी दोस्तों बहुत तेजी से हमें आगे लाना होगा, ताकि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए और दोस्तों उससे निपाह वायरस या बाकी वायरस का खतरा दोस्तों कम हो जाए। तो हमारा अटेंशन भी दोस्तों ग्लोबल अटेंशन की तरह यहां पर रहना चाहिए, ताकि सभी देश मिलकर इस पर काम कर पाए और डेवलप कर पाए हम कुछ ऐसी वैक्सीनेशन प्रोसेस या वैक्सीनेशन हम ऐसा कर पाए जिससे दोस्तों जो ट्रॉपिकल इंफेक्शन है वो यहां पर रोका जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, आपको एक फिगर समझ में आया होगा किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को पढ़ना होता है, किस तरीके से एडिटोरियल को आपको एनालाइज करना है, वो भी आपको यहां पर समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही रखूंगा, मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, दिशा पब्लिकेशन के चैनल से जुड़े रहिए। बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ है, बहुत कुछ हम लोग लेके आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज अभी आपके लिए यहां पर शुरू करने वाले दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए इस वीडियो को दोस्तों और लाभ लेते रहिए हमारी वीडियो से। मिलूंगा दोस्तों आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहें, स्वस्थ रहें और आलस से दूर रहें दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।